भूसे की झोपड़ी में रहने वाली को मिला संगमरमर का रजवाड़ी महल। सुबह के समय रजवाड़ी साड़ी और गहने पहने पूजा रजवाड़ी पोशाक पहने अपने पति राजवीर के साथ 8 घोड़ों वाली शाही बग्घी में बैठी शहर के चौराहे में हजारों लोगों फूल बरसाता देखकर। ये सब लोग मुझे देखने आए हैं, मैं अचानक से इतनी खास कैसे हो गई? कुछ सोचकर फिर अचानक, ये मुझ गरीब को नहीं बल्कि संगमरमर के महल की रजवाड़ी बहू को देखने आए हैं। हजारों लोगों को अपने ऊपर फूल बरसाता देखकर पूजा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन बग्घी के पीछे जोधपुरी कोट पहने और पगड़ी बांधे अपने पति पृथ्वीराज के साथ रजवाड़ी साड़ी पहने पैदल चल रही अग्नि लोगों की भीड़ को देखकर, मैं अपनी सासू माँ की वजह से कहाँ इन गरीबी और फटीचरों के बीच जाकर फंस गई हूँ। अरे धीरे बोलिए, कहीं कोई सुन न ले। वहीं पास खड़े दिनेश और रोहन अग्नि की बातें सुनकर, अरे महारानी साहिबा की बड़ी बहू कितनी घमंडी है, गरीबों को कुछ समझती ही नहीं है। अरे वो घमंडी तो होगी ही ना, बड़े रजवाड़ी खानदान की बेटी और बहू जो है। लेकिन महारानी साहिबा की छोटी बहू को देखो, कितनी शांत और सभ्य है। अरे वो शांत और सभ्य तो होगी ही, गरीब घर की बेटी जो है। रोहन की बात सुनकर हैरानी से, अरे इतने बड़े रजवाड़ी खानदान की बहू एक गरीब घर की बेटी? अरे सिर्फ गरीब घर की नहीं, भूसे की झोपड़ी में रहने वाली गरीब बेटी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रजवाड़ी खानदान ने एक गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बनाया? अरे लगता है तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि क्यों और कैसे भूसे की बनी झोपड़ी में रहने वाली संगमरमर के महल की बहू कैसे बनी। इतना बोलकर रोहन दिनेश को 4 महीने पीछे ले जाता है। उस दिन संगमरमर के महल में अपने संगमरमर के ही कमरे में रजवाड़ी साड़ी के ऊपर शाही गहने पहने अग्नि हाथ में टूटा कप लिए नौकर अतुल को डांट रही थी। तुम्हें पता भी है जो कप तुमने तोड़ा है वो कितना महंगा था? तुम्हारी 7 पुश्ते जिंदगी भर नौकरी करके भी एक कप नहीं खरीद सकती। अग्नि को गुस्से में देखकर अतुल उसके पैरों में गिरकर, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी रानी जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुमने अभी जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब से तुम सारी जिंदगी बिना तनख्वाह के ही इस संगमरमर के महल में नौकरी करके टूटे हुए कप की भरपाई करोगे। उन दोनों की बातें सुनकर संगमरमर के महल की महारानी और अग्नि की सास रजवाड़ी पोशाक पहने और शाही गहनों से लदी इंद्राणी जी वहां पहुंच जाती हैं और, बड़ी बहू आप अतुल को इतना क्यों डांट रही हैं? इंद्राणी जी को टूटा हुआ कप दिखाकर, इसने जो मेरा नुकसान किया है इसे बस उसी की भरपाई का तरीका बता रही हूँ। बड़ी बहू आप अतुल को माफ कर दीजिए, आपके नुकसान की भरपाई हम शाही खजाने से कर देंगे। इतना कहकर इंद्राणी जी अग्नि के कमरे से बाहर निकलकर संगमरमर से बने हॉल में जाकर संगमरमर के ही बने सोफे में जाकर बैठ जाती है। हमने कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी शाही घराने की बेटी से की थी, लेकिन हम ये भूल गए थे कि संस्कार और विनम्रता महलों के गुलाम नहीं होते। इंद्राणी जी अपनी बड़ी बहू के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उनका छोटा बेटा राजवीर शर्ट पैंट पहने उनके पास आकर बैठ जाता है। हमने जो गलती आपकी बड़े भाई की शादी करते वक्त की थी वो गलती आपकी शादी में नहीं करेंगे। इंद्राणी जी की बात सुनकर कंफ्यूज होकर राजवीर, माँ आप ये क्या कह रही हैं? हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप ज्यादा ना सोचिए राजवीर, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द हम आपकी शादी करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन माँ लड़की? वो हम ढूंढ लेंगे जो संस्कारी, दयावान और समझदार हो, उसकी चिंता आप मत करिए। इंद्राणी जी और राजवीर की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां इंद्राणी जी के सेक्रेटरी निखिल हाथ में टैब लिए आता है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए इंद्राणी जी से पूछते हैं, महारानी साहिबा लेकिन ऐसी लड़की आप ढूंढेंगी कैसे? हम भी वही सोच रहे हैं सेक्रेटरी। बड़ी बहू को चुनते समय हमने जो गलती की थी वही गलती हम छोटी बहू के लिए दोहराना नहीं चाहते। महारानी जी मुझे लगता है कि आप भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने की कोशिश करना चाहती हैं। सेक्रेटरी निखिल की बात सुनकर सोचते हुए इंद्राणी जी, ये तो आपने हमें बहुत अच्छा आइडिया दे दिया सेक्रेटरी, अब हम ऐसा ही करेंगे। कैसा आइडिया? मैं कुछ समझा नहीं महारानी साहिबा। इंद्राणी जी निखिल को अपने पास बुलाकर उसके कान में अपना आइडिया बताती हैं। महारानी जी ये तो कमाल का आइडिया है, सिर्फ एक बोरी गेहूं में लालच से परे गुणवान और समझदार छोटी बहू ढूंढने का। इंद्राणी जी के कहे अनुसार निखिल पूरे जिले के सभी गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के हर घर में जहां जवान लड़कियां थीं, महल के नौकरों अतुल, रजनी, विमला, संतोष से ट्रक में भरकर एक बोरी गेहूं भिजवाता है।
गोडाउन के बाहर खड़े ट्रक में गेहूं से भरी बोरी लाद रहे संतोष और अतुल। अरे न जाने महारानी साहिबा क्या सोच रही हैं, ये गेहूं पूरे जिले में बंटवा रही हैं। अरे मुझे तो लगता है कि उनकी बड़ी बहू ने घमंडी मिली है, इसलिए छोटी बहू के लिए मिन्नत मांगी होंगी, इसलिए बड़ी महारानी दान पुण्य कर रही हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए पूरा ट्रक गेहूं की बोरियों से लोड करके ट्रक लेके पहुंच जाते हैं पूजा के गांव, उसकी भूसे की झोपड़ी के पास। उसकी 3 दीवारें भूसे से भरी बोरियों की बनी थी और छत सूखी घास की। छोटे से आंगन में भूसे और सूखी घास का ढेर रखा था। उस समय पूजा के पिता मोहन जी फटी बनियान और लोअर पहने बोरी में भूसा भर रहे थे, गेहूं की बोरी आंगन में रखकर। ये 1 बोरी गेहूं है, हमारे जिले की महारानी इंद्राणी जी ने भिजवाया है। उनका आदेश है कि जो भी लड़की 3 महीने बाद इस 1 बोरी गेहूं को उगाकर दुगना कर देगी, वो संगमरमर के रजवाड़ी महल की बहू बनेगी। इतना बोलकर संतोष और अतुल वहां से ट्रक लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहन जी फिर से बोरी में भूसा भरने लगते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी पत्नी राधा, तीनों बेटियां पूजा, आरती और ज्योति वहां आती हैं, तब उनसे अतुल और संतोष की कही बात दोहराकर, हमारे घर की बड़ी बेटी तो पूजा है, अगर उसने 1 बोरी गेहूं से 2 बोरी गेहूं उगा दिए तो वो संगमरमर के रजवाड़ी महल की बहू बन सकती है। हमारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं है, तो हम ये गेहूं कहाँ उगाएंगे। महारानी साहिबा भी हम गरीबों के साथ मजाक करती हैं। हम गरीबों के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो भला गेहूं कैसे उगाएंगे। अपने मम्मी पापा की बातचीत के दौरान पूजा गेहूं की बोरी खोलकर जैसे ही अंदर झांकती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोरी में भरे गेहूं में से हीरे और मोती जड़े सोने के गहने बाहर निकालकर सबको दिखाती हुई पूजा, इस गेहूं की बोरी में तो गहने भरे हैं। गेहूं की बोरी में से निकले लाखों के गहने देखकर पूजा की मम्मी पापा की आंखों में लालच भर आ जाता है और अरे भगवान ने तो हमें बैठे बिठाई लखपति बना दिया, इन गहनों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अपने पापा की बातों से निराश पूजा, पापा आप भूल गए कि आपने मुझे क्या संस्कार दिए थे, इतना लालच सही नहीं है। बेटी, गरीबी में हमने तुम्हें संस्कार तो दे दिए, लेकिन जब दौलत सामने देखी तो हमारा ईमान डगमगा गया, हमें माफ कर दे बेटा। अपनी बेटी की बात सुनकर मोहन जी गहने वैसे के वैसे ही गेहूं की बोरी में रखकर उसे सिलकर झोपड़ी के अंदर व्यवस्थित रख देते हैं और आंगन में अपनी पत्नी और बेटियों के पास आकर, अब झोपड़ी का काम पूरा कर लिया जाए। शाम तक मोहन जी अपने परिवार के साथ मिलकर भूसे से बनी झोपड़ी की 4थी दीवार भी बना देते हैं। झोपड़ी के बाहर खड़ी राधा जी, चलो भगवान की दया से रहने की व्यवस्था तो हो गई है, अब नहाने की व्यवस्था भी कर ही लेते हैं। लोग इतनी गंदी नजरों से हमारी बेटियों को नहाते हुए देखते हैं कि क्या ही बताऊं। अब जो भी होगा कल होगा, क्योंकि इसी काम में ही सुबह से शाम हो गई और सभी लोग बहुत थक गए हैं। फिलहाल तो कुछ खाने की व्यवस्था करो जल्दी से। मोहन जी के कहने पर राधा जी झोपड़ी के अंदर जाकर आटा लाती हैं और आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर रोटियां सेककर सबको नमक के साथ परोसती हैं। रोटी खाकर ज्योति, इतनी मेहनत करने के बाद गर्मा गर्म रोटी खाकर स्वर्ग का सुख मिलता है। रोटी खाकर वो 5 भूसे की झोपड़ी के अंदर जाकर बोरी में भूसा भरे बिछौने में लेटकर सो जाते हैं। अगली सुबह अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के जागने से पहले ही मोहन जी उठकर बांस के फ्रेम बनाकर उन पर सूखी घास बिछाकर बाथरूम के लिए 4 दीवारें बना देते हैं। मोहन जी की तीनों बेटियां और पत्नी की जब नींद खुलती है तो वो चारों झोपड़ी से बाहर निकलकर आंगन में मोहन जी को बाथरूम बनाते देखती हैं। आपने ये अकेले क्यों कर लिया, हमें भी जगा देते। अरे तुम सब पहले ही थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब तुम एक काम करो, बाथरूम की छत बनाने के लिए सूखी घास का इंतजाम कर दो। ठीक है पापा, हम तीनों बहनें खेतों की तरफ जाकर देखती हैं कि कहीं सूखी घास मिल जाए तो। इतना बोलकर पूजा अपनी तीनों बहनों के साथ फटे पुराने सूट में ही खेतों की तरफ जाकर सूखी घास इकट्ठा करने लगती है। तभी गांव के आवारा लड़के गोलू और टोनी उनके पास आकर पूजा को देखकर, ए पूजा, तुम्हारी गरीबी अब हमसे देखी नहीं जाती। अगर तुम हाँ कह दो तो हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। हाँ पूजा, हम दोनों दोस्त तुम्हें रानी बना देंगे, एक बड़ा सा घर भी बनवा कर दे देंगे। तो बोल क्या करना है, मार भी जाओ। हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। टोनी पूजा का हाथ पकड़ लेता है और गोलू आरती की कमर पकड़कर, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो हमें जबरदस्ती करनी भी आती है। गोलू और टोनी की हरकतों से डरी सी घबराई पूजा अपनी दोनों बहनों के साथ भागी भागी वापस घर आती है। आंगन में बाथरूम बना रहे पूजा के मम्मी पापा उन्हें घबराया देखकर, क्या हुआ, तुम तीनों इतनी घबराई हुई क्यों हो?
मम्मी, खेत में हमें टोनी और गोलू छेड़ रहे थे। खेत में जो कुछ हुआ आरती अपने मम्मी पापा से सब कुछ बताती है। उनकी बात पूरी सुनने के बाद गरीबों की भगवान कितनी परीक्षा लेता है। तुम चिंता मत करो, उन दोनों की शिकायत हम गांव के सरपंच से करेंगे। राधा जी अपनी तीनों बेटियों की आंखों से आंसू पोंछती हैं। वो पूरा दिन पूजा और उसके परिवार के लिए उदास और मायूस रहती हैं। रात होते ही राधा जी के हाथ की सिकी रोटियां खाकर वो सभी झोपड़ी के अंदर भूसे के बिछोने पर जाकर सो जाते हैं। रात में एक गाय आकर भूसे की एक दीवार खा जाती है। जब वो सुबह उठते हैं तब उन्हें इस बात का पता चलता है। झोपड़ी के बाहर खड़े वो पांचों, अरे इतना सारा भूसा का ढेर वहां पर लगा था, लेकिन गाय को यही दीवार दिखी, इसी में उसको स्वाद आया था। कोई बात नहीं, दूसरी बना लेंगे। इतना बोलकर मोहन जी और राधा जी बोरी में भूसा भरकर नई दीवार बनाने लगते हैं और पूजा सूखी घास से बने बाथरूम में नहाने जाती है। सूखी घास से बनी बाथरूम की दीवार के छेद से बाथरूम के पास खड़े गोलू और टोनी पूजा को टॉवल लपेटे नहाता देखकर, काश मैं बाथरूम में उसके साथ होता। हाँ यार, मजा आ जाता। गोलू और टोनी की बातें सुनकर मोहन जी उनके पास जाकर, अरे सालो कमीनो, भागो यहाँ से। गरीब को चैन से जीने नहीं दोगे तुम लोग। क्या देख रही हो? करूं क्या शिकायत जाकर सरपंच जी से, या पुलिस कंप्लेन करूं? तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब कर रहे हो। अगर ये कंप्लेंट होगी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। गोलू और टोनी मोहन जी की डांट सुनकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद पूजा बाथरूम से नहाकर सूट पहनकर बाहर आती है। अच्छा सबक सिखाया पापा आपने इन लफंगों को। आज के बाद कभी ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। बोलती हुई आंगन में रखे हुए मिट्टी के चूल्हे में आग लगाती है। तभी तेज हवा का झोंका आता है और चूल्हे से एक चिंगारी उड़कर भूसे की झोपड़ी जलाकर राख कर देती है। जलती झोपड़ी देखकर हे भगवान, हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो पहले ही हम इतने गरीब और हालातों के मारे हैं। इतनी मुश्किल से सूखी घास की झोपड़ी बनाई थी, वो भी तूने हमसे छीन ली। क्या तुझसे हमारा सुख देखा नहीं जाता? मम्मी हिम्मत रखो, अगर एक बार बनाई तो दूसरी बार भी बना लेंगे। घास बहुत सारी है। अब मैं नहीं सह सकती ये गरीबी। तू तो एक काम कर, तू गहने जाकर बेच के आ। गहने बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे हम जमीन लेकर घर बना लेंगे। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रही हो, इसका फल कुछ अच्छा ही मिले। इतना बोलकर वो सभी मिलकर फिर से झोपड़ी बनाने लगते हैं। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं मम्मी। कुछ ही दिनों में वो पांचों फिर से भूसे से झोपड़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। झोपड़ी देखकर पूजा, भूसे की झोपड़ी तो बन गई है, अब बस फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। एक एक दिन करके 3 महीने बीत जाते हैं और उन पर कोई मुसीबत नहीं आती। और वो दिन आ जाता है जिस दिन इंद्राणी जी को उनकी बहू मिलने वाली थी। लेकिन पूजा में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। झोपड़ी के अंदर रखी गेहूं की बोरी को निहारती पूजा के पास खड़े उसके पापा, क्या देख रही है पूजा बेटी? देख रही हूँ और सोच रही हूँ ये बोरी लेकर संगमरमर की रजवाड़ी महल जाऊं या नहीं। पूजा, सोने के गहने वापस करने तो वहां जाना ही होगा ना, और हम सब भी साथ चलेंगे। अपनी बहू का चुनाव करने के लिए इंद्राणी जी ने संगमरमर के रजवाड़ी महल के गार्डन में बहुत बड़ा टेंट लगाया था, जिसमें एक एक करके सैकड़ों लड़कियां 2 या 2 से ज्यादा गेहूं की बोरियां लिए पहुंच रही थी। उनके बीच पूजा भी अपनी मम्मी पापा और बहनों के साथ पुराना सूट पहने एक बोरी गेहूं लिए पहुंच जाती है और पहली बार देखती है संगमरमर से बने रजवाड़ी महल की भव्यता। सफेद संगमरमर की दीवारें, संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर के फव्वारे। तो पास से ऐसा दिखता है संगमरमर का रजवाड़ी महल। संगमरमर का महल देखती हुई पूजा टेंट में जाकर लड़कियों की भीड़ में शामिल हो जाती है। मुझे पता है मैं संगमरमर के महल की रजवाड़ी बहू नहीं बन सकती। कुछ देर बाद इंद्राणी जी अपने पति, दोनों बेटों और बड़ी बहू के साथ रजवाड़ी पोशाक और गहने पहने बहुत बड़े स्टेज में पहुंचती। उनके साथ निखिल भी था। स्टेज में खड़ी इंद्राणी जी सभी लड़कियों को ध्यान से देखती है और उनकी नजर एक बोरी गेहूं लिए अपनी मां के साथ खड़ी पूजा पर पड़ती है। अपने सेक्रेटरी के साथ स्टेज से उतरकर पूजा के पास जाकर इंद्राणी जी, सबके पास एक से ज्यादा बोरी गेहूं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही बोरी क्यों है? पूजा इंद्राणी जी से सिर्फ एक बोरी गेहूं लाने का कारण बताती है। उसके बाद सुनकर इंद्राणी जी, आप खेती नहीं कर सकती थी तो गेहूं का उपयोग कर लेती। नहीं महारानी साहिबा, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? आपने जिस काम के लिए दिया था उसी काम में इस्तेमाल कर सकती थी, उसके अलावा किसी और में नहीं। बात तो आपकी सही है। पूजा इंद्राणी जी को बोरी से निकालकर गहने वापस कर देती है। महारानी साहिबा, गेहूं की बोरी में हमें गहने मिले थे, ये आप वापस ले लीजिए। पूजा के हाथ में गहने देखकर एक्साइटमेंट से इंद्राणी जी, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई।
इंद्राणी जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियों में घबराहट फैल गई। 10 बोरी गेहूं अपने साथ लाई वंदना। महारानी साहिबा, आपकी बात के अनुसार मैं ये प्रतियोगिता जीती हूँ, क्योंकि मैं 10 बोरी गेहूं लेकर आई हूँ, लेकिन आपने सिर्फ 1 बोरी गेहूं लाई लड़की को अपनी बहू क्यों स्वीकार किया? हमने हर एक बोरी में गहने छुपाए थे, लेकिन किसी ने गहने वापस नहीं किए, सिर्फ इसी लड़की ने वापस किए, इसीलिए हम इसे अपनी बहू चुन रहे हैं। हमारी असली परीक्षा 1 बोरी गेहूं से 2 बोरी गेहूं उगाना नहीं थी, ये तो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। हम तो परखना चाहते थे कि कौन सी लड़की लालच से परे है। चौराहे पे खड़ा रोहन दिनेश से जब तक पूरी बात बताता है तब तक बारात वहां से आगे बढ़ चुकी थी। तो ऐसे एक गरीब लड़की इस रजवाड़ी खानदान की बहू बनी। दिनेश और रोहन की बात खत्म होते होते शाही बग्घी संगमरमर के रजवाड़ी महल तक पहुंच चुकी थी। पूजा अपने पति के साथ बग्घी से उतरकर महल के गार्डन से होती हुई सोने का कलश रखे महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है, जहां उसकी सास और ससुर रजवाड़ी पोशाक में पूजा की थाली लिए उसी के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। पूजा बहू, आप अपने शुभ कदमों से कलश गिराकर संगमरमर के इस रजवाड़ी महल में प्रवेश कीजिए। पूजा सोने का कलश दाएं पैर से गिराकर संगमरमर के महल में प्रवेश करती है। वो चमकती नजरों से संगमरमर के महल के हॉल में खड़ी होकर एक एक चीज को निहार रही थी। बहू, हम जानते हैं आप इस महल को अपनी नजरों में बसाना चाहती हैं, लेकिन अभी आप बहुत थकी होंगी, तो अभी आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। उसके बाद हम खुद आपको संगमरमर के महल की हर एक चीज दिखाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पूजा अपने पति के साथ संगमरमर के बने कमरे में जाकर संगमरमर के बने शाही पलंग पर बिछे नरम मखमली गद्दे पर लेट जाती है, लेकिन उसे चैन कहाँ आने वाला था। वो तो जल्द से जल्द संगमरमर के महल को देखना चाहती थी। मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं खुद ही ये महल घूम लूंगी। बोलती हुई पूजा कमरे से जैसे ही बाहर निकलती है, वैसे ही उसकी मुलाकात रजवाड़ी साड़ी और गहने पहने अपने जेठानी अग्नि से होती है। जेठानी जी, कैसी हो आप? तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की? जेठानी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम जैसे गरीबों की कोई नहीं हूँ। तुम अपनी सास की बहू और अपने पति की पत्नी हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पूजा और अग्नि की बातें संगमरमर के हॉल में बैठी इंद्राणी जी सुनकर उनके पास जाती हैं और ये क्या तरीका है बड़ी बहू अपनी देवरानी से बात करने का? माना कि आप शाही और रजवाड़ी खानदान की बेटी हैं और आपकी देवरानी गरीब घर की बेटी है, लेकिन अब आप दोनों एक ही खानदान की बहुएं हैं। नहीं, मेरी देवरानी कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो इन जैसे लोगों के मुंह लगना भी पसंद नहीं करती। इतना बोलकर अग्नि पूजा को झटका मारकर वहां से चली जाती है। अग्नि के जाने के बाद अपनी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना पूजा बहू, वो है ही ऐसी। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पूजा के सिर पे हाथ फेर कर, हमारी प्यारी बहू। इतना बोलकर इंद्राणी जी वहां से हॉल में चली जाती हैं और पूजा शालीनता से संगमरमर की दीवारें छूकर महसूस करती हुई हॉल तक जाती है। दीवारों पर पूजा को हाथ फेरता देखकर संगमरमर की कुर्सी पर बैठी इंद्राणी जी उठकर पूजा के पास जाती है। छोटी बहू, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे क्यों छू रही हो दीवारों को? मम्मी जी, मेरे घर की दीवारें तो घास फूस की कच्ची बनी होती थी और यहाँ संगमरमर की बनी है, जिन्हें छूकर मैं महसूस करना चाहती हूँ। हमारी भोली और प्यारी बहू। संगमरमर की महल घूमती पूजा बाथरूम भी ढूंढ रही थी। मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? कमरे से अटैच है बहू रानी, बहुत ही आलीशान और संगमरमर का बना है। इंद्राणी जी की बात सुनकर पूजा अपने रूम में जाकर रूम से अटैच्ड संगमरमर के बने बाथरूम में जाकर देखती है। बहुत बड़ा और आलीशान संगमरमर का बना रजवाड़ी वॉशरूम, संगमरमर का बना बाथ टब, जकूजी, शावर और वॉश बेसिन देखकर इतना बड़ा बाथरूम। पूजा इतना बड़ा बाथरूम देखकर हॉल में संगमरमर के सोफे पर बैठी अपनी सास इंद्राणी जी के पास जाकर, मम्मी जी, यहाँ बाथरूम कितना बड़ा है, मेरे घर से 10 गुना बड़ा। छोटी बहू, आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजमहल है, यहाँ की हर चीज बड़ी और आलीशान ही होगी। अब आप इसकी आदत डाल लीजिए। ठीक है मम्मी जी। इसी तरह अपने भूसे की झोपड़ी से संगमरमर के रजवाड़ी महल में आई पूजा धीरे धीरे रजवाड़ी महल को समझने लगती है। एक दिन रजवाड़ी साड़ी और गहने पहने पूजा रजवाड़ी महल के संगमरमर के गार्डन में संगमरमर की मूर्ति देख रही थी। तभी उसकी नजर मूर्ति के पास बैठी रो रही रजनी पर पड़ी। उसके पास जाकर पूजा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? आज गलती से मुझसे बड़ी रानी जी का एक कीमती गमला टूट गया। उन्होंने कहा है कि या तो नुकसान की भरपाई करो या तो जिंदगी भर के लिए बिना मेहनत काम करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हुई जा रही हो।
अपने गले से हार निकालकर देते हुए। एक काम करो, ये हार बेचकर नुकसान की भरपाई कर दो। इंद्राणी जी बालकनी में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। जैसा हम चाहते थे आप बिल्कुल वैसी ही हैं छोटी बहू। उसी दिन संगमरमर के डाइनिंग हॉल में संगमरमर की डाइनिंग टेबल पर रजवाड़ी घराने के सभी लोग शाही पोशाक पहने सोने की थालियों में खाना खाकर हॉल में चले जाते हैं, लेकिन पूजा वहीं रहती है और डाइनिंग टेबल पे रखे बर्तनों में बचा खुचा खाना अतुल को घर ले जाने के लिए दे देती है और हॉल में जाकर, आज मैंने बचा हुआ सारा खाना घर के नौकरों को दे दिया है। ऐसा करके तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया देवरानी जी। बड़ी बहू, आज से पहले ऐसा इस महल की किसी भी बहू ने नहीं किया। अपने ससुर की बात सुनकर अग्नि हॉल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अग्नि का एटीट्यूड कम नहीं होता और पूजा अपने नरम लहजे से सबका दिल जीत लेती है। एक शाम संगमरमर के महल के गार्डन में रखी संगमरमर की कुर्सी पर रजवाड़ी साड़ी पहने बैठी इंद्राणी जी सोने के कप में चाय पी रही थी। तभी उन्होंने सुनी अपने से कुछ दूर ट्रे और नैपकिन पकड़े खड़े रजनी और अतुल की खुसफुसाहट भरी बातें। महारानी साहिबा यहाँ संगमरमर के महल में सोने के कप में चाय पी रही हैं और महल के बाहर गरीब लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं है। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, खुद के ऐशो आराम के अलावा कुछ नहीं दिखता इनको। अरे इस संगमरमर के महल से बाहर निकले तब तो दिखेगी इन्हें गरीबों की तकलीफें। दोनों की बातें सुनकर इंद्राणी जी, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अतुल और रजनी की तरफ देखकर, आप दोनों इधर आइए। इंद्राणी जी की बात सुनते ही सिर झुकाए अतुल और रजनी उनके पास आकर, जी महारानी साहिबा हुक्म। ये आप दोनों अभी किस बारे में बात कर रहे थे? घबराते हुए अतुल, अरे कुछ नहीं महारानी साहिबा, हम दोनों बस अपने घर की बातें कर रहे थे। डरिए नहीं अतुल, जो भी बात है साफ साफ बताइए। महारानी साहिबा, इस साल अभी तक बरसात नहीं हुई, जिस वजह से पूरे जिले में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। अमीर तो जैसे तैसे पानी का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन गरीब और किसान पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो ये बात आपने या किसी ने हमसे क्यों नहीं बताई? अरे कैसे बताते महारानी साहिबा, बड़ी बहू रानी की आदत किसी से छुपी नहीं है, इसलिए कोई भी संगमरमर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। ठीक है, अब आप परेशान मत होइए, हम सभी गरीबों और किसानों को सूखे की मुसीबत से बाहर निकालने का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। उसी शाम को संगमरमर महल के मीटिंग रूम में इंद्राणी जी अपने पूरे परिवार और सेक्रेटरी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाती हैं और सभी लोगों से अतुल और रजनी की कही बात को दोहराती हैं। क्या किया जाए, कैसे इस परेशानी से लोगों को बाहर निकाला जाए? ऐसी मुश्किल घड़ी में शाही खजाने से लोगों की मदद की जा सकती है। उनके पास ही टैब लिए खड़ा निखिल, लेकिन महारानी साहिबा, कुदरत की मार बहुत ज्यादा है, हजारों लोगों की मदद सिर्फ शाही खजाने से नहीं की जा सकती है। हमसे जितना बन पाएगा हम लोगों की मदद करेंगे। शाही खजाना कम पड़ता है तो हम अपने गहने तक देने को तैयार हैं। अपनी सास इंद्राणी जी की बात सुनकर उनके पास ही खड़ी पूजा, सासू माँ, मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है, इसलिए जानती हूँ कि मुसीबत के समय हम छोटी सी मदद भी उनके लिए किसी बड़े खजाने से मिलने जैसी है, इसलिए मैं भी अपने गहने देकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। हम जानते थे छोटी बहू आप ऐसा ही कुछ कहेंगी। अपनी बड़ी बहू अग्नि की तरफ देखकर इंद्राणी जी, बड़ी बहू आप कुछ नहीं करेंगी? मैं इन गरीबों को अपने गहने नहीं दूंगी, जिसे जो करना है करता रहे। ठीक है बहू, जैसा आप चाहो, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। इतना बोलकर इंद्राणी जी अपने गहने उतार कर उन्हें एक कपड़े में बांध देती हैं। तब तक पूजा भी अपने गहने उतार कर उन्हें कपड़े में बांध चुकी थी। पूजा से गहने लेकर उसके और अपने गहने सेक्रेटरी निखिल को देते हुए, ये लीजिए सेक्रेटरी, इन गहनों से कुछ मदद तो हो ही जाएगी। सूखे की मार झेल रहे गरीब लोगों और किसानों की मदद करने में इंद्राणी जी के पति, दोनों बेटों, छोटी बहू और खुद के गहने से लेकर सारे शाही कपड़े भी बिक जाते हैं, जिस वजह से वो तीनों साधारण कपड़े पहनने पर मजबूर हो जाते हैं। इंद्राणी जी के बारे में सुनकर एक दिन उनके बड़े समधी गजेंद्र जी, मतलब अग्नि के पिताजी, उनसे मिलने आते हैं। जोधपुरी सूट में हॉल में खड़े गजेंद्र जी साधारण कपड़ों में संगमरमर के सोफे पर बैठे इंद्राणी जी, शौर्यवीर जी, राजवीर, पृथ्वीराज और उनके बगल में शाही लहंगे और गहनों से लदी अपनी बेटी को देखकर, बेटी, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुसीबत के समय अपने परिवार का साथ दोगी, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ पापा जी, मैं भी अपनी सास और देवरानी की तरह अपने सारे गहने और कपड़े गरीबों के लिए दान कर करके अपनी देवरानी की तरह मामूली कपड़े पहन लो। जब तुम्हारी सास और तुम्हारी देवरानी कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? गहने और कपड़े दान करने का फैसला उन्हीं का था, मैंने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी और ये मेरा फैसला है। आपको तो पता ही है कि मैं गहनों के बिना नहीं रह सकती।
आज मुझे पता चल गया कि मुसीबत आने पर एक संस्कारी बेटी या संस्कारी बहू ही साथ देती है। तुम्हारे जैसे ऐशो आराम में पली बड़ी बेटी या बहू कभी किसी का दुख और दर्द नहीं समझ सकती। अपनी जिठानी को उनके पिताजी से डांट सुनता देखकर, पिताजी, जिठानी जी को मत डांटिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो कहावत है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। मैंने गरीबी जी है, इसीलिए मैं मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। देखा बेटी, अपनी देवरानी को देखो। लोग ऐशो आराम मिलते हैं, अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, लेकिन कभी भूसे की झोपड़ी में रहने वाली तुम्हारी देवरानी नहीं भूली। शायद मेरी ही परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई थी जो तुम आज ऐसी बन गई, मतलबी और घमंडी। अपने पिता और देवरानी की बातें सुनकर अग्नि का हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सभी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम में पली बड़ी मैं अब तक अपनी देवरानी को गरीब समझ रही थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो पैसे से भले ही गरीब है, लेकिन दिल की बहुत अमीर है। मैं उनके आगे खुद को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। अग्नि के पास जाकर पूजा, जिठानी जी, खुद की गलती का एहसास होना ही इंसान के बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है। आप हमेशा मुझसे बड़ी ही रहेंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ छोटी, लेकिन बातें तुम बड़ी बड़ी करती हो देवरानी जी। इतना बोलकर अग्नि अपनी देवरानी पूजा को गले से लगा लेती है। तो इस तरह भूसे की झोपड़े में रहने वाली संगमरमर के अपने रजवाड़ी ससुराल में अपनी जिठानी की सोच बदल देती है।